नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यस केमिस्ट्री पर। एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन जोर शोर से चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का। मैं आपको बता दूं कि वैसे बच्चे जो इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ रखे हैं, यहाँ एमसीक्यू सीरीज से इस चैप्टर का वो बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और किसी बच्चे ने अगर इस चैप्टर को ठीक से नहीं भी पढ़ रखा है तो इस वीडियो के माध्यम से आप उस चैप्टर को बढ़िया कर सकते हैं। आपको एमसीक्यू में भी हेल्प मिलेगा, आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी हेल्प मिलेगा। तो समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं और चलते हैं सीधा अपने आज के पहले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, मतलब नेचर में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज सबसे ज्यादा पाया जाता है। आपको यह भी पता होगा कि सेल वॉल जो होता है प्लांट का वो सेल्यूलोज से बनता है। वहीं अगर हमसे पूछता कि इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड सबसे ज्यादा एबंडेंट है, मतलब मोनोसैकेराइड में सबसे ज्यादा एबंडेंट कौन सा है, तब हम आंसर ग्लूकोज को टिक कर सकते थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड, कौन सा डाइसैकेराइड मौजूद होता है मिल्क में? ये मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड क्या है, समझिए इस चीज को। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया जाता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स में। मोनोसैकेराइड का मतलब हो गया वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम फर्दर किसी सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। डाइसैकेराइड वैसे कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं जिसको हम लोग फर्दर 2 मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक कर सकते हैं, और ऐसे ही सिलसिला चलता चला जाता है। तो मैं आपको बता दूं, मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होता है। याद रखिए, मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होता है। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए, यह भी याद रखना पड़ेगा, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर सॉल्युबल इन वाटर। आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हम बात करते हैं विटामिन की बात करें तो वाटर में सॉल्युबल होने वाले जो विटामिन हैं वो हैं विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी, तो इस सवाल का तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एक और बात ध्यान रखिए कि विटामिन बी और विटामिन सी को एसेंशियल विटामिन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल हैं, और क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल हैं तो एक्सक्रीशन के थ्रू हमारे बॉडी से ये बाहर भी निकल जाते हैं। यानी हम इसको इनटेक तो करते हैं लेकिन ये क्या होते हैं, हमारे बॉडी से बाहर भी निकल जाते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, वाटर में सॉल्युबल हैं और हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, विटामिन बी और सी को बार बार इनटेक करना पड़ता है। इसीलिए ऐसे विटामिन को एसेंशियल विटामिन भी कहते हैं। यानी विटामिन बी और विटामिन सी हमारे लिए एसेंशियल विटामिन है, और बाकी का जो बच गया विटामिन ए डी है ना, वो नॉन एसेंशियल्स में काउंट होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलिन सेक्रेटेड। इंसुलिन कहां से सेक्रेट होता है? इसका आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज। याद रखना पड़ेगा, इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। उसको कौन सेक्रेट करता है? तो पैनक्रियाज सेक्रेट करता है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो बेरी तो होता है विटामिन बी से, स्कर्वी होता है विटामिन सी से, तो एंटी फर्टिलिटी होगा विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है इंजाइम्स आर। इंजाइम्स क्या हैं? तो याद रखिए, इंजाइम्स एक प्रकार से, इंजाइम्स को हम डिफाइन करें तो इंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। यानी हमारे बॉडी में जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को करवाने के लिए, उन केमिकल प्रोसेस को करवाने के लिए जो कैटलिस्ट है, वो कैटलिस्ट कौन है? इंजाइम है। तो इंजाइम एक प्रकार का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, लेकिन इंजाइम जो है वो प्रोटीन ही है, क्योंकि इंजाइम्स भी किससे बनते हैं? अल्फा एमिनो एसिड से। अगला सवाल, फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होगा? आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि बड़ा बेसिक सा सवाल है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है। और सुक्रोज की अगर हम बात करें, सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो सुक्रोज किसमें टूटता है? ग्लूकोज
प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। और यहां पर हम एक कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं विच इज इनवर्टेज, इनवर्टेज। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इस रिएक्शन को किसको? सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस इन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दिस इज कॉल्ड व्हाट? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। याद रखिएगा 2 मार्क्स में यह सवाल आपसे पूछ सकता है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज विल गिव, यानी सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या मिलेगा? अभी जस्ट बताया, ग्लूकोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। और आपको एक और बात पता होना चाहिए, सुक्रोज का फॉर्मूला अभी हमने जस्ट सीखा C12H22O11, वहीं ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला होता है C6H12O6। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च सबसे पहले समझ लीजिए कि एक पॉलीसैकेराइड है, और स्टार्च का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें मिलता है ग्लूकोज, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज। स्टार्च सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से बनता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड होता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H10O5, ठीक है। ये एक पॉलीसैकेराइड, ठीक है, और इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं NH2O से तो ये हमें देगा N टाइम्स ऑफ C6H12O6 विच इज व्हाट? विच इज ग्लूकोज। तो याद रखिए स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है जिसका जो सिर्फ और सिर्फ किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन द लीवर ऑफ एनिमल्स। इनमें से कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो एनिमल के लीवर में स्टोर होता है? तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजेन, क्योंकि ग्लाइकोजेन एक पॉलीसैकेराइड है, या फिर अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो ग्लाइकोजेन में ही एनिमल्स क्या करते हैं? अपना फूड को स्टोर करके रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा रिएक्शन ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकता है? आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आना चाहिए और लीनियर स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो तुरंत इसको प्रैक्टिस करिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। चैप्टर में और भी बहुत सारे डायग्राम्स आपको आने चाहिए, सॉरी स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमसे पूछ रहा है ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे कौन सा पॉइंट सही है? ग्लूकोज फॉर्म्स पेंटा एसीटेट, है ना, ग्लूकोज फॉर्म्स पेंटा एसीटेट, ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली। अच्छा, सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन कर सकता है। तो मैं बता दूं लीनियर, अगर ग्लूकोज का जो लीनियर फॉर्म होता है पेंटा एसीटेट वो बनाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन टू फॉर्म एन ऑक्साइम। ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्साइम बनाता है। तो ये रिएक्शन भी जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो देता है। मैंने नोट्स में काफी बढ़िया तरीके से ये सारा बात बता रखा है आपको। मैंने बता रखा है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो सबसे पहले तो जैसे 6 कार्बन है, 6 स्ट्रेट कार्बन क्यों है, उसके लिए कौन सा रिएक्शन करवाया गया? एल्कोहल के प्रेजेंस के लिए 5 एल्कोहल है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसके प्रेजेंस के लिए कौन सा रिएक्शन करवाया गया? ये सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है। खैर इधर आते हैं, जो पॉइंट नंबर बी है वो कह रहा है ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्साइम बनाता है। ये भी रिएक्शन ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर दे सकता है। पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है, ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि पेंटा एसीटेट ग्लूकोज का रिएक्शन नहीं करेगा हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, और ऐसा तभी होगा जब हम ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर लेके जाएंगे, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर जब ग्लूकोज का बनता है ना तो ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड वाला सेक्शन होता है वो इंगेज हो जाता है रिंग बनाने में। तो इसीलिए ये क्या करेगा, पेंटा एसीटेट ग्लूकोज का रिएक्ट नहीं करेगा हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। नेक्स्ट है ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रिक एसिड टू ग्लूकोनिक एसिड। ये भी रिएक्शन आपके कॉपी में लिखा हुआ है कि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए, वैसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें मैं सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करता हूं उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा मिल रहा है, तो इससे क्या हो सकते हो आप आने वाले किसी भी, मतलब अगर ऐसा एज इट इज ऑब्जेक्टिव नहीं भी पूछता है, थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछता है, तो आप प्रॉपर आंसर को टिक कर पाओगे। चलते हैं अगले सवाल पर। एस्कॉर्बिक एसिड इज, एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? तो बता दूं कि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में मौजूद होता है। तो विटामिन सी आंसर हो जाएगा इसका। क्या मैंने कोई क्वेश्चन मिस किया है? एक मिनट, नहीं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ विटामिन। फिर से वही सवाल, तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन है, याद रखिएगा कौन सा विटामिन है, तो विटामिन सी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कोबाल्ट, इनमें से कोबाल्ट किस में मौजूद है? मैं आपको बता दूं हमारे पास ऑप्शन है क्लोरोफिल, हेमियोग्लोबिन, विटामिन सी एंड विटामिन डी, सॉरी विटामिन बी। क्लोरोफिल की बात करें, हमने पढ़ रखा है, पहले भी ये बात पढ़ रखा है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने सवाल किया था, वहां पढ़ा था कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, हेमियोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ठीक है। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी में जो B12 होता है ना, विटामिन बी में जो B12 होता है उसमें कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट होता है। विटामिन सी में कोई मेटल नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी सवाल करा रहा हूं उसको जहन में रखो, उसको याद रखो, आपका बहुत सारा आंसर ठीक होगा। इंफॉर्मेशन लेके जाओगे तभी एग्जाम में आंसर लिख पाओगे ना, इंफॉर्मेशन लेके नहीं जाओगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा, या फिर पढ़ भी लिए उसको रिवाइज नहीं करोगे तो भी अपना 100% नहीं दे पाओगे। चलते हैं अगले सवाल पर। डीएनए में थाइमिन इज होल्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द बेस। आपको बता दूं जब हम इस चैप्टर में डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, डीएनए आपको पता होगा, डीएनए में जो बेसेस होते हैं टोटल 4 प्रकार का पढ़ते हैं, डीएनए और आरएनए। चलो दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। डीएनए में कौन कौन मौजूद होता है, तो अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन, ये मौजूद होता है डीएनए में। वहीं आरएनए में मौजूद होता है एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरेसिल, ठीक है। हमसे पूछ रहा है थाइमिन जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इनमें से कौन से बेस से? तो आपको बता दूं जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होगा डबल हेलिक्स वाला, उसके जस्ट बगल में या डीएनए के स्ट्रक्चर में ही आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ए के साथ जुड़ा रहेगा टी और सी के साथ जुड़ा रहेगा जी, है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि थाइमिन किसको, कौन से बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? तो थाइमिन बनाता है ए से एडेनिन के साथ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पर। यह भी पूछ सकता है साइटोसिन, तो याद रखिएगा गुआनिन। बाकी डीएनए में एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन है, और आरएनए में एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरेसिल है। अगला सवाल पूछ रहा है न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स ऑफ, न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है? आपको बता दूं न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड किन किन चीजों से बनता है। तो न्यूक्लिक एसिड बनता है एक पेंटोज शुगर से, पेंटोज शुगर, इसमें होता है बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, और होता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। इन तीनों को मिला करके, इन तीनों को मिलाने के बाद जो न्यूक्लिक एसिड है उसका एक मोनोमर कह सकते हैं तैयार होता है। पेंटोज शुगर, बेस और फॉस्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर जो है वो 5 मेंबर का रिंग होता है, 5 मेंबर का रिंग होता है। शुगर का एक स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें हम यूज करते हैं बीटा डी राइबोज, उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे, इतना डीप में नहीं जाएंगे। आप ये समझिए कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। जब कोई पेंटोज शुगर, है ना, जब कोई पेंटोज शुगर अटैच होता है, याद रखिए अटैच होता है किसी बेस के साथ, किसी बेस के साथ, बेस को अटैच करता है। कौन से पोजीशन पे अटैच करता है? तो अपने फर्स्ट कार्बन पर। तो ये जो बन के तैयार होता है ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड के 5th कार्बन पर, कौन से कार्बन पर? 5th कार्बन पर हम ऐड करते हैं फॉस्फोरिक एसिड को, फॉस्फोरिक एसिड को,
तो हमारा बन के तैयार होता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। और इसी न्यूक्लियोटाइड के रिपीटेशन से हमारा न्यूक्लिक एसिड बन के तैयार हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काफी अच्छे से पढ़ा रखा है, काफी अच्छे से कॉपी में डिटेल में बता रखा है, तो नोट्स को भी एक बार रिवाइज कर लें। अगला सवाल कह रहा है न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टू वन अनदर, यानी न्यूक्लिक एसिड में एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। यह भी बात आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो लिंक्ड होता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की बात करें तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसको ज्वाइन करता है या किसको जोड़ता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जोड़ने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ने का काम करता है प्रोटीन्स को, प्रोटीन्स को। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड आता है अलग अलग न्यूक्लिक एसिड के अंदर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में कौन सा बेस मौजूद नहीं है। देखिए अभी आपको जस्ट बताया कि डीएनए में कौन मौजूद नहीं होता है। डीएनए में एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है। एक्चुअली एसीजी और एसीजी दोनों में मौजूद होता है। डिफरेंस आता है टी का और यू का। ठीक है, थाइमिन और यूरेसिल का। तो डीएनए में कौन नहीं है, यू से यूरेसिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूरेसिल। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज, मतलब यहां पर कुछ एग्जांपल्स दे रखा है, हमसे पूछ रहा है इनमें से सबसे ज्यादा स्वीट शुगर कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज दे रखा है। तो फ्रक्टोज जो है वो इन सब में से सबसे स्वीटेस्ट शुगर है, जो कि हम कह सकते हैं केन शुगर से यानी चीनी से 1.8 से 2 टाइम्स स्वीट होता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आर्टिफिशियल स्वीटनर में जो सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट होता है वो होता है एलिटेम। यस, एलिटेम। ये तकरीबन नॉर्मल शुगर से 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। ये हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड्स 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स, यानी वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो 3 से 10 मोनोसैकेराइड्स मिल सकते हैं। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। बहुत ही बेसिक सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन हैं, इसके लिए हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। कर लेते हैं CHO। देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका, सबसे पहले ऊपर CHO डाल दीजिए, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद याद रखिए OH, H, OH, OH। क्या याद रखना है, OH, H, OH, OH। अब कुछ नहीं, OH के सामने H जाएगा और H के सामने OH, OH के सामने H और OH के सामने H, और नीचे लग जाएगा CH2OH। हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे डी ग्लूकोज को ड्रॉ कर लिया। हमसे पूछ रहा है इसमें कितने कायरल कार्बन्स होते हैं। कायरल कार्बन वैसे कार्बन को कहते हैं जिसपे चारों अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं। तो मैं बता दूं कि पहला कार्बन जो है वो कायरल कार्बन नहीं है। पहला कायरल कार्बन है ये, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये भी कायरल कार्बन नहीं हुआ क्योंकि इस पे 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। कायरल कार्बन वैसे कार्बन को कहते हैं जिसपे चारों ग्रुप अलग अलग लगा होना चाहिए। तो इसमें कितने कायरल कार्बन है आप खुद बताओ, 4 हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट है। मैं बता दूं इनमें से बी, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। थाइमीन आपको पता है, थाइमीन बेस है। इंसुलिन हार्मोन है। और बात करते हैं ग्लिसरॉल की, तो ग्लिसरॉल तो इसमें अल्कोहल, इसमें आता है अल्कोहल में। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग आर डाइसैकेराइड, इनमें से डाइसैकेराइड कौन है। अब आपको पता होना चाहिए कि सुक्रोज डाइसैकेराइड है। स्टार्टिंग में ही बताया था कि सुक्रोज को हम लोग हाइड्रोलाइज कर सकते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। मेल्टोज की बात करें, मेल्टोज भी एक डाइसैकेराइड है और मेल्टोज को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 अल्फा डी ग्लूकोज में। यानी मेल्टोज जो है ना, मेल्टोज को जब हम ब्रेक करेंगे या मेल्टोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो मेल्टोज किस में टूटेगा,
मेल्टोज हाइड्रोलाइज हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज में, और लैक्टोज ब्रेक हो जाएगा गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सब के सब इसमें डाइसैकेराइड हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ स्टार्च इज, स्टार्च का मोनोमेरिक यूनिट क्या है, यह भी हमने सॉल्व किया है। स्टार्च सिर्फ और सिर्फ बनता है ग्लूकोज से, स्टार्च सिर्फ और सिर्फ बनता है ग्लूकोज से। अगला सवाल पूछ रहा है ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, ह्यूमन बॉडी क्या नहीं प्रोड्यूस करता है, तो ह्यूमन बॉडी विटामिन प्रोड्यूस नहीं करता है। विटामिन हम लोग को बाहर से लेना पड़ता है, हमें हमारे डाइट में विटामिन लेना पड़ेगा। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, याद रखिए विटामिन की बात करें तो विटामिन हम कह सकते हैं कि ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें स्मॉल अमाउंट में लेना पड़ता है डाइट के थ्रू। हाँ, एक्सेस ऑफ विटामिन भी हार्मफुल है हमारे लिए, और विटामिन को दो टाइप्स में बांटते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। याद रखिए कि विटामिन बी और सी एसेंशियल है, ऑलरेडी बता दिया क्यों, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, और वाटर सॉल्युबल हैं तो फिर एक्सक्रीशन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तो दोबारा लेना पड़ता है। इसके अलावा जो भी विटामिन हैं वो नॉन एसेंशियल कहलाते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है विच वन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन इन सब में से कौन बनाता है। मैं आपको बता दूं ज्यूटर आयन हमने पढ़ा था, ज्यूटर आयन पढ़ा था एमिनो एसिड बना, एमिनो एसिड में जो एमिनो एसिड होते हैं वो बनाते हैं ज्यूटर आयन। तो इनमें से एमिनो एसिड कौन है, एमिनो एसिड मतलब उसके पास अमाइन भी होना चाहिए और एसिड वाला भी ग्रुप होना चाहिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको बना के दिखाता हूं ज्यूटर आयन का मतलब क्या है। जैसे यहां पर है NH2, हमारे पास है NH2 CH2 COH, ये COH वाला सेक्शन एसिडिक ग्रुप है, NH2 वाला सेक्शन बेसिक ग्रुप है। बेस के पास टेंडेंसी होता है H+ एक्सेप्ट करने का, एसिड के पास टेंडेंसी होता है H+ लूज करने का। तो एसिड H+ लूज करके बनाता है CO- और बेस वाला सेक्शन बन जाता है NH3+। अब एक ही मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज भी है माइनस चार्ज भी है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ज्यूटर आयन, इट इज कॉल्ड ज्यूटर आयन, जिसका बिहेवियर एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ठीक है, तो हमारा जो बायोमोलिक्यूल्स का MCQ सीरीज है वो भी यहीं खत्म होता है। इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग वाला सेक्शन है वो काफी इजी है, उसको आप छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाएं, क्योंकि उससे 2 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कर लीजिए। काफी मेहनत किया जा रहा है इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए, तो आप अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। फटाफट से मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा पॉलीमर्स पे हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।